Assalamualaikum. Good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. क्या हाल है? अच्छा जी, बहुत क्रिकेट हो रही है जी, पाकिस्तान में भी हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे तो आपको पता ही है कि क्राइस्ट चर्च में हमारी टीम जो है वो पहुंची हुई है और वी आर होपिंग, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट प्रैक्टिस अगर आप समझे ना इसको बिफोर द वर्ल्ड कप, तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हो। जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं वो इसी सीरीज में हो सकते हैं। उसके बाद तो आपको पता है हमें वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होना है कल। बाय द वे, by the time that we would start the show, already हमारा पहला मैच इस सीरीज का शुरू हो चुका होगा, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। सुबह 7 बजे हमारे ऑलमोस्ट ये मैच शुरू होगा और आपको पता है ना, देखने वाले तो वो बैठे होंगे देखने के लिए। और मीन टाइम इन द मीन टाइम हम भी आपको जितनी देर हमारे शो के दौरान ये मैच चलता रहेगा, यू नो, लाइव स्कोर अपडेट करते रहेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी सर्टेनली फन। अच्छा, ये जो पहुंचे हुए हैं आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज है जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान हैं, और कल जो है ये इसकी ट्रॉफी की रूनुमाई हुई। और आई वाज जस्ट लुकिंग एट द पिक्चर्स, बाय द वे द लोकेशन इज ब्यूटीफुल, इट्स अ स्टनिंग सिटी, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ऑल्सो बाय द वे लाइज ऑन द अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन। आपको पता है कि वहाँ ज़लज़ले भी बड़े खतरनाक इन द पास्ट आए हैं, लेकिन वैसे लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। वैसे तो हम न्यूजीलैंड नहीं गए, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही थी बहुत कोई दुबई या दोहा टाइप नहीं लग रहा था। मतलब यू कैन टेल कि इट्स अ वेरी डिफरेंट सब अर्बन टाइप एक सेंटर लग रहा था। सेटिंग जो है वो बड़ी ही खूबसूरत है। हम चाहेंगे कि हमारी टीम जो है वो फुल स्क्रीन करके ट्रॉफी वाली तस्वीरें ज़रूर दिखाए, बिकॉज वो बैकग्राउंड वाज क्वाइट स्टनिंग। मुख्तलिफ मकामात पे आपको पता है ये तीनों, जिनमें से एक तो कप्तान, बांग्लादेश के कप्तान नहीं पहुंचे थे कल तक, इसलिए वो इस फोटो सेशन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अदरवाइज मुख्तलिफ मकामात पे न्यूजीलैंड के ये तस्वीर ली गई हैं। अब्दुल्ला इधर देखिए जरा। ओह वाओ, ब्यूटीफुल इज दिस, बहुत ही लग रहा था वैसे मुझे इधर से। हां, लगता तो कुछ हमारा ही है। हमारी भी मतलब एक और भी जगह है जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो कोई मॉन्यूमेंट सा लग रहा था मुझे, वहाँ भी गए हैं। ये तो चलें किसी गार्डन में ही थी। नहीं, ये तो आ गए फिर बांग्लादेश के भी। नहीं, बांग्लादेश के आ गए थे, कप्तान नहीं आए थे शायद। अच्छा, ही इज नॉट द कैप्टन। ये ट्राम है, ये ट्राम एज इन चलने करके रखी हुई है ना, ये पुरानी होगी जिसको ये लोग रिस्टोर कर ले। आपको पता है ना, कराची में भी बड़ी ट्राम्स चलती थी, तो मैं सोचती हूँ कि कभी कोई ऐसा एक छोटा सा एक रूट बना लेते जिसमें चले, अभी भी पुरानी यादों के लिए कुछ रिस्टोर किया जाए। सड़क पर गाड़ी चल जाए आजकल बंदे के, जहाँ जहाँ दुनिया में ट्रैम्स कभी दुनिया में ज़िंदगी में चली हैं, उन्होंने कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर रिस्टोर किया हुआ है। आप इस्तांबुल चले जाएँ, वहाँ भी एक ट्रैम है। आप सैन फ्रांसिस्को चले जाएँ भाई, वहाँ भी ट्रैम है। तो ट्रैम्स चलती हैं और इन्होंने भी अच्छी, क्योंकि खाने का इंतजार होता है। ऑर्डर कर चुके होंगे या नहीं किया होगा? नहीं, ऑब्वियसली ऑर्डर तो हो गया होगा, बस उसके बाद की इंतजार जो है वो, बस उसके बाद का इंतजार बड़ा तकलीफ दे होता है। और पर्टिकुलरली उसमें अगर आपकी साथ वाली टेबल का खाना आ जाए और इन केस आपको वो खाना ज़्यादा शक्ल से अच्छा लगने लग जाए और आपने वो ऑर्डर ना किया हो, तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा इन्होंने तो ये मंगवा लिया, हमने क्यों नहीं मंगाया, हमें क्या ये मंगवाना चाहिए? नहीं, तो अगर आपके दोस्तों में से आपकी जो पार्टी बैठी हुई है उन्हीं में से किसी का हो, तो आप आराम से आगे होके हाथ मार सकते हैं। हाँ, वो आप कर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये तो थी इनकी एक्टिविटीज। बाय द वे, हमारी यहाँ जो पाकिस्तान जूनियर लीग हो रही है ना, उसकी भी बड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि इट इज सर्टेनली गोइंग टू बी फन। और कज़ाफी स्टेडियम में मेला क्या रौनक लगने वाली है, और इसमें बड़ा प्रॉपर पीसीबी ने इस दफ़ा एहतमाम किया है। एक तो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए फ्री है एंट्री, सो आप जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को लेके जाइए। बाकी लोगों के लिए शायद 100 रुपए के टिकट है, वो ऑन काउंटर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे। आपको बता दें कि हम पाकिस्तान जूनियर लीग की अगर बात कर रहे हैं तो आज से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ये शुरू हो रही है, और इवेंट की बड़ी ही खूबसूरत सी ट्रॉफी, ये लो जी, हम ट्रॉफी का जिक्र कर ही रहे हैं तो साथ ट्रॉफी आ गई है, तो उसकी भी रूनुमाई जो है वो हुई है। इट्स क्वाइट प्रिटी एंड आई थिंक एनीबडी वुड लाइक टू विन इट। और पहले मैच से पहले इफ्तिताही तकरीब होगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग की इनामी रकम और कमेंटेटर्स का ऐलान किया है। और भाई ये कमेंटेटर पैनल जो है ये इंटरनेशनल लेवल के कमेंटेटर पैनल है, तो बड़ा प्रॉपरली पीसीबी इसे कर रहा है। ब्रॉडकास्टर्स की जो टीम है, को ये हमने कल भी बताया था, रनर्स अप टीम को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए विनर को दिए जाएंगे। इसके अलावा मैच फीस भी बहुत ज्यादा है। मेंटोर्स इनके अलावा हैं जो लोग इनको मेंटोर करेंगे इन टीमों को। एक और बात हमने आपको बतानी थी कि कमेंटेटर्स बड़े इंटरनेशनल कमेंटेटर्स, और ऑलरेडी जो ब्रॉडकास्टर्स की टीम है जिसने पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्ट की थी, विच अनडाउटेडली बड़ी ज़बरदस्त उसकी ब्रॉडकास्टिंग थी। सो वो भी रुके हैं, दे आर स्टेइंग बैक फॉर द सीरीज और वो इसको नशर करेंगे, टेलीकास्ट करेंगे। और फिर आपको पता है बड़ा प्रॉपर किया जा रहा है। भी इसमें टैलेंट जो है वो भी शामिल हो रहा है, तो बाहर से भी बहुत से यंग प्लेयर्स आए हैं, क्रिकेटर्स आए हैं खेलने के लिए, पार्ट लेने के लिए। अच्छा, शायकीन जो है वो बिल्कुल जा सकते हैं, टिकट जो है वो 100 रुपए का है, सो दैट्स नॉट अ लॉट आइदर। 100 रुपए में आप जा सकते हैं। भी नहीं है, वो आप स्टूडेंट कार्ड दिखाएं अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज का, तो आप ऐसे ही चले जाएंगे, आपको वहाँ कदाफी स्टेडियम पे भी टिकट मिल सकता है और ऑफ कोर्स ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, तो डू गो देयर। और ये चलेगा कब तक जी? 21 अक्टूबर तक। हाँ, और मौसम भी 21 अक्टूबर तक लाहौर में जरा ज़बरदस्त हो जाएगा, होपफुली बेहतर हो जाएगा। तो अभी भी इट्स नॉट दैट बैड, इट मे नॉट बी दैट बैड, लेकिन वो हब्स और वो सारा हो जाता है दिन के औकात में। खैर, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग नाम भी हैं, वो तो हम आपको कल बता ही चुके हैं। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स सीजन और पीसीबी ने बड़ा एहतमाम किया है इसके लिए, और प्लेयर मैच फीस जो है खिलाड़ियों की वो भी बड़ी अच्छी रखी गई है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कल आपको पता है ये हामिद खान, वैसे कब जब भी इनके हवाले से कोई बात आती है ना, मुझे हामिद खान साहब का वो बयान याद आ जाता है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से मुताल्लिक कि उनसे कभी भी किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। हाँ, तो मैं अभी बात कर रहा मतलब मैं समझा, मतलब नहीं तो आगे तो स्टोरी बतानी है ना, तो उनके मुतालिक इन्होंने कहा था कि इनसे खैर की तवक्को क्या करनी। तो वो बारहा मुताद्दिद मौक़ों पर ये बात साबित कर चुके हैं कि उनसे वाकई खैर की तवक्को नहीं रखी जा सकती, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने एक पूरी कौम को स्टीरियोटाइप किया, तज़हीक की उसकी और नेशनल टेलीविज़न, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और आफरीन है इतने सीनियर लेवल एंकर होने के बावजूद, काशिफ अब्बासी साहब जो हैं, कभी उनके प्रोग्राम में कोई बूट लेके आ जाते हैं, टेबल पे रख देते हैं, उनको पता नहीं लगता। मतलब आप किधर होते हैं? व्हाट्सएप पे ही होते हैं, कहीं कहाँ होते हैं कि आपके प्रोग्राम में एक मेहमान बूट लेके आ रहा है, टेबल पे रख रहा है और आपको पता नहीं लग रहा, और इस मौके पर आपका मेहमान इतनी तज़हीक आमेज़ बात कह गया और आप मुस्कुराते हुए ब्रेक लेकर चल दिए। You almost like became a part of the whole joke. मतलब ना सिर्फ कि इन्होंने इनको तो सुनाई दी कि मतलब वो गए क्यों थे एंड ऑल दैट, वो एक पूरी कौम, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को उन्होंने इतने बेहुदा किस्म की टर्मिनोलॉजी कह ले, इंसिनुएशन कह ले, मतलब उसमें डाल दिया और उसके बाद हंसे भी। आई वॉज जस्ट वंडरिंग व्हेन आई सॉ दिस क्लिप कि अगर आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आपकी ये सोच है और उसके बाद मुंह से भी निकल जाती है सोच, तो आपके अपने अंदर के तासुरात इन प्राइवेट गैदरिंग क्या होते हैं? और आप मुझे अल्लाह माफ करे, वी डोंट इवन अंदर के तासुरात आपकी अपनी लीडरशिप के बारे में क्या होते हैं, क्योंकि आपके तो पार्टी चेयरमैन भी पठान है। खैर, ये नस्ली तासुब के ज़ुमरे में सर्टनली आता है। ऐसे अल्फाज या जुमले टीवी पर कह देना इंतहाई बदतहजीबी और बेहूदगी है, और ये एक ऐसा वाक़या है सर्टनली जिससे किसी एक शख्स के जज्बात मजरूनी हुए हैं। पूरी कौम जिस कौम की हम बात कर रहे हैं, पूरी कौमियत पख्तूनों की बात कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाने की इंतहाई सतही हरकत है ये, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और आई वंडर कि वैसे तो फवाद चौधरी साहब, वो हामिद खान साहब वाला जुमला बारहा याद आ जाता है ना, जब इस पार्टी में नहीं होते थे और मुतादिद पार्टियां आपको पता है ना बदल चुके हैं, तो वो इमरान खान और इनके साथियों को ड्रग पेडलर्स कहा करते थे, और बनी गाला को क्या कुछ कहते थे वो भी सबको याद है। लेकिन आज पीटीआई के सपोर्टर्स को बड़े अच्छे लगता है। वंडर कैसे इतने सिलेक्टिव पिक एंड चूज हो सकते हैं लोग। खैर, और अब आपको पता ही है इमरान खान के मुखालिफिन को वो इंतहाई नाशाइस्ता अंदाज में निशाने पर रखते हैं। तो लिहाजा ये छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं जिनसे आपको लोगों की एक असलियत जो है वो थोड़ी सी, मेरा ख्याल है, आया हो जानी चाहिए। और इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती, बाय द वे इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती, और बेहतर ये है कि इसकी कोई वजाहत ना करें। अच्छा, साथ आपको याद दिला दें कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने राना सनाउल्लाह के ट्वीट के जवाब में जो ट्वीट किया था, लोग उसे भी नहीं भूले थे, और अब ये इससे भी 2 हाथ आगे निकल गई है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई रोकथाम तो है ही नहीं, तो ही कैन गो ऑन एंड से एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू। और ये पहली बार भी नहीं है, पहले तो हम बता चुके हैं ड्रग पेडलर्स, और इनके मुंह से तो बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं और फिर कहते भी हैं देन ही मीन्स इट टू, और उसकी फिर तारीद भी करते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को पता है, मुझे लगता है उन्हें लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े जुगतबाज हैं और सारी जुगतें उन्हें ही आती हैं और किसी और के मुंह में ज़ुबान नहीं है। सर, आपको ये गलत फहमी है, क्योंकि
क्योंकि बाकी लोग नेशनल टेलीविज़न और अपनी तहजीब का मुजाहरा और जिस तरह की उनकी परवरिश होती है उसका मुजाहरा करते हुए आपको जवाब नहीं देते, वरना अगर आपके अंदाज में लोग आपको जवाब देना शुरू करें तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी और आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि दुनिया के सबसे बड़े जुगतबाज आप ही हैं। देखिए बाकियों में तो तमीज़ है ना। खैर एनीवे जी, माजी में फवाद चौधरी गैर अखलाकी बयान माशाल्लाह ऐसे देते रहे हैं, कुछ सुन लें। अच्छा, ट्रेजेडी ये है बारहा हम कहेंगे कि एक पूरी नस्ल को इस बिहेवियर की पजीराई करना सिखाई गई है फ्रॉम द टॉप टियर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कहने दीजिए कि जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो इनके सपोर्टर्स, वोटर्स, इनको जो लगता है कि नौजवान तबका इनके साथ है वो इनको शाबाश देता है, वो इनकी बातों से खुश होता है और इन द लॉन्ग रन हमें पता लगेगा कि हमारी नस्ल के साथ या हमारे आने वाले बच्चों के साथ जिन्होंने आगे चलकर मुल्क की बागडोर संभाल ली हैं उन्हें किस तरह जानबूझकर ये बदतहजीबी, बदतमीज़ी और गैर अखलाकी हरकत और ज़ुबान सिखाई गई है इस दौर में। अच्छा, बाय द वे अभी तो हम ये सिर्फ ये बता रहे हैं ना आपको कि ये जुमले क्या कसते हैं और ये मासी और ये वन व्हाट्स रॉन्ग विद मासीज एनीवे, लेकिन हर चीज़ को गंदा करके दिखाने की इनकी आदत भी है। लेकिन ये तो चलो अल्फाज हैं और जुमले हैं, ये तो थप्पड़ भी मार चुके हैं, मतलब आपको पता है ये तो फिजिकल वायलेंस पे आ जाते हैं। और अब्दुल्ला अभी जो आपने बात की है ना कि अगली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं और अभी तो लोग कोई इनको पसंद नहीं करता। ये अगर हम ट्विटर पे जो एक रिएक्शन देखते हैं ना कि बड़ी थम्स अप इनको दी जा रही हो, एक बदतमीज़ लॉट जो इनके साथ साथ चल रहा होता है, वो बस ट्विटर टाइप ही है। वरना आप किसी से भी पूछे जिसने लिटरली 4 जमातें भी पढ़ी होंगी ना, वो भी इस बदतमीजी की तायद नहीं करेगा। तो लिहाजा जस्ट डोंट गो बाय सोशल मीडिया। मेरा ख्याल है कि मुझे इससे इख्तिलाफ करने दीजिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान वोटर सपोर्टर इन्हें बड़ा पसंद करते हैं, ये कहने दीजिए। और ये पसंद करना आज का नहीं है, ये बाकायदा एक तरबियत का नतीजा है या एक ट्रेनिंग का नतीजा है जिसमें इस किस्म के बिहेवियर को, जैसे हम पता है क्या कहते हैं, ये लीडरशिप नहीं है, ये ट्रोल्स हैं। ये ट्रोल्स हैं, ये ट्रोलिंग करते हैं। ये क्या तरबियत कर रहे हैं? ये मतलब लीडर ट्रोल तो नहीं हो सकता ना। लीडर का मतलब, लीडर आप सोचिए कि कितना अहम, कितना बुलंद मकाम है, क़यादत की जिम्मेदारी जिसके ज़िम्मे हो। सो आप किसी ट्रोल को कैसे लीडर कह सकते हैं? तो इन्हें ट्रोल ही कहना चाहिए, इन्हें क़यादत नहीं कह, या रहनुमा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप इनसे अपनी राह की रहनुमाई लेंगे या आप चाहेंगे कि ऐसे लोग आपको राह दिखाएं कि आपने किस तरह आगे बढ़ना है? हाँ, ही इज़ लाइक एन एम्बैरेसमेंट बेसिकली। एनीवे, व्हाई आर वी गिविंग हिम सो मच टाइम? आगे चलते हैं, खबरें तो हमारे पास बहुत सी हैं, हम अभी हैव एक्चुअली नाना करते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। खैर, इमरान खान हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं और इस्लामाबाद का घेराव करने के दावे भी हो रहे हैं। सियासत की जिहाद का नाम देकर ये जो है कारकुनों से हलफ ले रहे हैं, हलफ भी ले रहे हैं। और वो हलफ भी वैसे उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी रिजर्वेशन है, बट वी वोंट गेट इनटू दैट। हमारे जो सियासतदान है, लीडरान पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, मतलब कौम को किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जिहाद में तैयार करने की कोशिश करते रहे हैं। और 2022 में एक नए किस्म का, हाँ, फेवरेट पास टाइम कह लें, एक नए किस्म का जिहाद ये मुतारिफ करवाया इमरान खान साहब ने। आई वंडर कि लोग कुछ अकल समझ से काम लें। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बता दें, मुमकिन लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत भी पूरी तरह तैयार है और आने वाले दिन बज़ाहिर सियासी हंगामा खेज हो सकते हैं, ये बिल्कुल हमें लग भी रहा है। और लेकिन दूसरी जानब एक और चीज़, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे साफ लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा इनकलाब बहुत जल्द नहीं आने वाला। इमरान खान ने पेशावर के बाद लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं से हलफ लिया, जिसमें हर किस्म की कुर्बानी का अहद किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च में 20-25 लाख अफराद आएंगे। वैसे ऐसे दावे पिछले लॉन्ग मार्च में भी किए थे, लेकिन खुद दावे करने में क्या जाता है। फवाद चौधरी की सुने दोबारा से। ओहो, हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे और आपको इंशाल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। अच्छा जी, वैसे तो आपको याद रहे कि खान साहब जिस मार्च को आखिरी वारदात कहते रहे हैं, उससे मुतालिक ये इशारा भी दे चुके हैं कि ये सबसे बड़ा प्लान नहीं और आगे और भी प्लान मौजूद है। वैसे तो इनका एक और बयान भी है कि जनाब इलेक्शन से पहले मेरी आखिरी कॉल होगी, लेट्स सी क्या होता है।
खैर हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ पर वाज़े कर दिया है कि इन्हें कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। कल रात हुकूमत इत्तेहादियों और PDM के इजलास का एलामिया हुकूमत के सख्त इरादों को भी ज़ाहिर कर रहा है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के एलामिया में तहरीर है कि आईन और कानून की हदूद फलांग कर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। एलामिया में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को खबरदार किया गया है कि इमरान खान के आला कार बनकर फसाद से बाज रहें लोग, कहा गया है। और हुकूमतें भी, ये सूबाई हुकूमतें, कहा गया है कि इदारों को आइन की राह से हटाने वाला गद्दार, साजिशी और फसादी है। इस आइन शिकन को कानूनी नकेल डालना खुद आइनी तकाजा है। फरीकैन के तेवर बता रहे हैं कि टकराव हो सकता है, लेकिन क्या असल सूरत हाल यही है? तहरीक इंसाफ खुद इस मामले में क्लियर नहीं है। कल ही शरी मज़ारी, अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब समेत PTI के 10 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी को चैलेंज किया है। दरख्वास्त में कहा है कि उन्होंने इस्तीफ़े खालिसतन सियासी बुनियाद पर पार्टी की हिदायत पर दिए थे। इस्तीफ़ों का मकसद PDM की हुकूमत से छुटकारा हासिल करके इलेक्शन की तारीख देने पर राज़ी करना था। कानून की नज़र में ये इस्तीफ़े नहीं माने जा सकते। हाँ, लेकिन अब उनका प्लान जो था वो अगर नहीं कामयाब हुआ तो अब उससे रोने की क्या जरूरत है? मतलब रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन साथ साथ कहना हाँ रेजिग्नेशन तो दिया था, लेकिन ये रेजिग्नेशन नहीं था। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे जो मंजूर किए ये गैर आईनी है, सबके करे मंजूर। भाई अब ये तो स्पीकर का सवाब दी देना कि वो सबके करे, 11 के करे, 5 के करे। अब अगर हर चीज में आज समात होगी वैसे जी बिल्कुल जी। अब इस केस की बाकायदा समात आज हो रही है, लेकिन आम तौर पर ऐसे मामलात को अदालत वापस पार्लियामान ही भेजती है कि भाई तुम लोगों का मसला तुम ही हल करो। और एक और केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल भी PTI को वापस असेंबलियों में जाने का मशवरा दे चुके हैं। फिर सेनेट इलेक्शंस करीब आने की वजह से भी तासुर कायम हो रहा है कि तहरीक इंसाफ वापस असेंबली में जा सकती है। PTI रहनुमा के लिए ये बात शायद अफसोसनाक होगी कि इस्तीफों की वजह से वो आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपनी ही पार्टी के सदर का खिताब नहीं बन पाएंगे। और इमरान खान कुछ अरसे से कह रहे थे कि हुकूमत मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीह दे और नए आर्मी चीफ का इंतखाब जो है वो इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत करे, लेकिन अब ये मामला भी साफ हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल अमेरिका में वाजे कर दिया है कि वो अपनी मुद्दत पर रिटायर हो जाएंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि फौज सियासत से दूर रहने का फैसला कर चुकी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीमार मईशत की बहाली माशरे के तमाम तबकात की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब आई वंडर किसको ये बात समझ में आ रही है कि इस वक्त जिस तरह हमारी मईशत, जो हालत है हमारी मईशत की और दुनिया में भी जो हालत है मईशतों की, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या एनार्की, मतलब एनार्की की ही बातें हो रही हैं ना सर्टनली। सो उसकी कितनी गुंजाइश हो सकती है अगर आज लाखों लोगों या हज़ारों लोगों के साथ भी कोई ग्रुप धावा बोलता है दारुल हुकूमत पर, तो कल क्या किसी को भी इजाज़त होगी? मतलब किसी मिलिटेंट ग्रुप को भी क्या इजाज़त है, किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को भी क्या इजाज़त है कि वो आए और जिस तरह चाहे अपने मुतालबात मनवा ले? मतलब ये रिवायत हमने क्या कायम करनी है या इसको यहाँ पे रोकना है? बहुत कुछ करना है, लेकिन अब करेंगे तो करेंगे। लेकिन वैसे आपको साथ साथ ये भी बता दें कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 14 अप्रैल ही को बता दिया था कि आर्मी चीफ का दोबारा तौसीह का कोई इरादा नहीं है। मैंने ये भी सुना कि somebody said कि जी शायद कोई एक्सटेंशन के लिए कोई बात चल रही थी, कोई इस तरह की। अच्छा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट टुडे once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. सो ये सारी सूरत हाल है। उस बात पे अगर क्लैरिटी आ गई है, देखें अभी हमने आपको ये बयान भी दिखा दिया, तो खान साहब को अब मतलब ये वाली और भी बड़े उनके पास टॉपिक्स हैं बात करने के और महाज हैं, तो इसको तो क्लोज कर दिया देना चाहिए। नहीं, वो अब पता है इस पे क्या नया लेकर आए हैं? वो कह रहे हैं कि अगर 29 नवंबर जब आर्मी चीफ ने रिटायर होना है उससे पहले ही पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो क्या होगा? इंटरिम गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में कोई अहम फैसले नहीं ले सकती। सो ये भी तैयारी है या उन्हें पता नहीं खाम ख्याली है, लग रहा है कि पता नहीं कौन सा इनकलाब लाने के लिए जा रहे हैं। शामी साहब हमारा इंतजार शामी साहब इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। शुक्रिया शामी साहब। शामी साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आपको पता ही है गर्मा गर्म बयानात का एक दौर चल रहा है, और लेकिन बैकग्राउंड में ये भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान फौरी हुकूमत गिराने की प्रॉब्ली पोजीशन में नहीं है। वैसे पाकिस्तान में इससे पहले किसी लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरी भी नहीं है। अब पार्टी के लोग पार्लियामान में वापसी के ऑप्शन देख रहे हैं। अपैरेंटली दरखास्त तो ये लग रहा है, या फिर कह रहे हैं कि भाई सबके इस्तीफे मंजूर किए जाएं। मरियम एक माह के लिए पाकिस्तान से ही चली गई हैं। तो क्या आपको नज़र आ रहा है पर्टिकुलरली आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर मामलात को लेकर? देखिए, इमरान खान साहब
तो कुछ ऐलान तो बड़े गर्मा गर्म कर रहे हैं, हलफ ले रहे हैं अपने कारकुनों से और ये कह रहे हैं कि हर ज़िले से और हर तहसील से लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन जो माहौल बन रहा है और जो मैसेजेस मिल रहे हैं और जिस तरह राना सनाउल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि रेड जोन की सिक्योरिटी अफवाज पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी जाएगी और रेंजर्स की ज़रूरत महसूस हुई तो उसको भी तलब किया जाएगा, तो इस सब को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कोई लॉन्ग मार्च बड़ा हो सकेगा या कोई नतीजा खेज हो सकेगा। हाँ, अगर किया जाए तो लहू गर्म रखने का एक बहाना ज़रूर बन जाएगा। एक बात आपको पता है कि हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बहुत बात करते हैं, काफ़ी सालों से बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अक्टूबर का जो महीना होता है, पिंक टोबर जिसको हम कहते हैं, उस पर तो हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस बात भी करते हैं। ये हमने रिबन्स भी लगाए हुए हैं। इनफैक्ट द अदर डे वी गॉट अ ट्वीट फ्रॉम अ मॉर्निंग शो इन द UK जिन्होंने इस बात को बड़ा सराहा कि देखिए हम यहाँ तो बैठ के कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी इस पर बहुत बात होती है। उनको ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में इस बारे में बात नहीं होती, लेकिन आपको याद करा दें कि जियो न्यूज़ इस कॉज से 10 साल से गुज़श्ता एसोसिएटेड है एंड हम इस आगाही के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों को दावत देते हैं और आज आपने मिस नहीं करना। मैं पहले आपको बता दूं कि ये सेगमेंट आपने मिस नहीं करना क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा भला है। बिल्कुल जी, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, इसके मुतालिक बात करते हैं कि इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाए वो भी कम है, लेकिन इसके साथ बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग ब्रेस्ट कैंसर का मुकाबला कर रहे हैं उनके अखराजात से मुतालिक भी कोई प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाए। और कैंसर का इलाज महंगा होता है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, और पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र इंश्योरेंस जैसी अहम ज़रूरत को ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता है, बट नॉट एनी। अच्छा, पता है क्या, बहुत सा हमारे माइंडसेट है कि इंश्योरेंस वाला जब हमें कोई कॉल करता है ना या हम कोई बात करने लगते हैं इंश्योरेंस की, हम इग्नोर कर देते हैं, हम टाइम भी नहीं देते, हम टाइम नहीं देते। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, शायद हमने भी किसी स्टेज पे ज़िंदगी में किया होगा, लेकिन एट लेटेस्ट स्टेज इन लाइफ आपको एहसास होता है कि भाई ये कितनी सिंपल चीज़ें हैं और खुदा न खास्ता किसी भी मिसहैप की सूरत में ये चीज़ आपके इतने काम आ सकती है। और हम जो अभी आपको पॉलिसी बताने लगे हैं ये लिटरली आपकी जान बचा सकती है विदाउट लाइक बाय पेइंग पीनट्स। सीरियसली, अगर आप हैं खुद या आपके घर में कोई काम करने वाला स्टाफ है, तमाम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन शुएब जावेद हुसैन साहब। शुएब साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। शुएब साहब, मतलब हमने अपना माइंडसेट बताया और ये बड़ी हद तक था। अब ऑल्दो इसमें ग्रेजुअली तब्दीली आ रही है कि इंश्योरेंस वाला जब भी हमें कॉल करेगा ना तो हम कह देंगे हम बिजी हैं, ये वो है। लेकिन अब जिस तरह हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में तो हम कहते हैं कि हम कितनी इग्नोरेंस में थे, हम कितनी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे थे। Having said that, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कैंसर। किस तरह आर यू इंश्योरिंग कि लोग जो हैं अगर अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए या फिर अपने आप को मेडिकल चेकअप कराते रहें, हाउ कैन वी गो अबाउट इट? देखिए, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही बात की कि वन ऑफ द मेन रीजंस इज फाइनेंशियल एबिलिटी। बिल्कुल। और देखिए होता ये है, अगर मैं थोड़ी आपने एक मिनट स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ, पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के तकरीबन 1 लाख नए केसेस आते हैं हर साल। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या है, about 60 to 80% एंड इन डेथ, क्योंकि इंतकाल हो जाता है। और वो क्यों होता है? लैक ऑफ अवेयरनेस, या फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स जाएं, या उनका क्या है कि बहुत लेट स्टेज पे जाते हैं। एंड इट ऑल कम्स डाउन टू कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो इसके लिए स्टेट लाइफ ने हमने एक नई पॉलिसी बनाई है जो इसी पिछले महीने ही लॉन्च हुई है। इसका नाम है सिनफे आहान, आई विमेन ऑफ स्टील। अब इसका क्या है, हमारा मकसद क्या था? अक्टूबर इज़ अबाउट ब्रेस्ट अवेयरनेस, लेकिन दिस पॉलिसी डज नॉट एक्सक्लूड एनी टाइप ऑफ कैंसर, कि हर जो भी बीमारी हो कैंसर की, इट इज़ इंक्लूडेड इन इट। इट इज़ फॉर वुमेन प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली। एंड यहाँ पे मैं आपको एक लम्हे के लिए रोकूंगा और आपको दोबारा से तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये पॉलिसी ख़वातीन के लिए है और ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर तक महदूद नहीं है। अगर किसी खातून को किसी भी तरह का कोई भी कैंसर डायग्नोज हो एट एनी स्टेज, सो वो इससे फ़ायदा उठा सकती है। प्लीज़ कंटिन्यू। एंड देन आपने जैसे बात की, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अफोर्डेबिलिटी। वैसी महंगाई का दौर है, बट हाउ डू वी मेक इट एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू एवरीबॉडी। तो इसके सबसे ज़्यादा हमारा फोकस था प्रीमियम्स कम रखें। तो एट द बॉटम लाइन जो है कि अगर 21 साल की कोई लड़की है, वो अभी लेती है 200 रुपये सालाना में, उसको 2 लाख का कवर मिलेगा। 1500 रुपये सालाना में 15 लाख रुपये का कवर।
एंड ऑब्वियसली एज के मुताबिक। ओके, पूरे साल में, सालाना मतलब पूरे साल में आपको 200 फॉर 2 लाख आप कह रहे हैं कवर, और 1500 फॉर 15 लाख। और देखिए कैंसर इट्स वेरी अफोर्डेबल, और ये हमने 15 लाख की लिमिट जो भी रखी है, आप बढ़ा भी सकते हैं आगे जाके, ये इसलिए कि हम जैसे आपको मालूम है हेल्थ कार्ड पूरे मुल्क में जिन सूबों में चल रहा है, स्टेट लाइफ चला रहा है, तो वहाँ से जो हमारी डेटा आ रहा है, एवरेज कॉस्ट आती है 50 से 7 लाख की। सो अगर आप 7 लाख या 10 लाख का कवर लेते हैं, एटलीस्ट एट द अर्लियर स्टेजेस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, एंड देन कीपिंग द प्राइस पॉइंट वेरी लो ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। अच्छा, कल को ये पता, लोग डरते हैं, लोग डरते इसलिए कि कल को कोई पॉलिसी में तब्दीली आ जाए, मतलब वो 5-6 साल देते रहे, खुदा न खास्ता 5-6 साल बाद उनको कोई मतलब कैंसर डायग्नोज हो और उस वक्त कह दिया जाए कि जनाब ये तो हो नहीं सकता, या उसमें कोई ना कोई कानूनी नुक्ता निकाल लिया जाए कि ऐसे नहीं ऐसे, मतलब एक बिलीफ है कि ये ऑनर नहीं होगा। हाँ, वेरी ट्रू, डर है, बस डर है। आई नो इंश्योरेंस, पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से सफ़र करती है। पहली बात तो ये है कि जी जो पॉलिसी होती है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर ऑनर ना करे, जो पॉलिसी होल्डर है, ही और शी दे हैव लीगल राइट्स टू चैलेंज दैट। तो अभी जो हमने पॉलिसी बनाई है विद द पर्पस कि इसमें एक्सक्लूजन ना हो, इट विल होल्ड एज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप इसको चलाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप स्टेट लाइफ की बात करें, बाकी तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन स्टेट लाइफ की बात करें, 2021 में हमने 100 अरब क्लेम्स पे किए हैं, विच इज़ अ रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के एक साल में 100 अरब क्लेम्स पे किए हैं। स्टेट लाइफ का पर्पस ही है एक सोशल वेलफेयर नेटवर्क बनाना, एंड जब से मैं आया हमारा फोकस है कि इंश्योरेंस अफोर्डेबल बनाए। अच्छा, सोशल वेलफेयर की आप चूंकि बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है और लोगों को आई एम श्योर समझ भी आ गई होगी, लेकिन सैलाब ने भी बड़ी तबाही मचाई है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाबी इलाकों के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले इट्स डेवास्टेटिंग क्लाइमेट चेंज। आप सबको मालूम है हम 10% से कम भी हमारी कंट्रीब्यूशन, 1% से कम कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की, बट वी आर सफरिंग सिग्निफिकेंटली ऑन इट। हमने देखें स्टेट लाइफ पूरे पाकिस्तान में, गिलगित से ग्वादर, खैबर से कराची, और हमारे तकरीबन 11,000 से ज़्यादा एरिया ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में। हमने भी एक्टिवेटेड दोज ऑफिस, हमने फ्री मेडिकल कैंप्स बनाए हैं, पूरे सितंबर में चलता हुआ रहा है, अभी भी चल रहा है अक्टूबर में। तकरीबन 60 मेडिकल कैंप्स हमने खोले हुए हैं। यहाँ पे फ्री मेडिसिन, मेडिकल कंसल्टेशन, प्रेगनेंसी एडवाइस, चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स वाटर प्यूरिफिकेशन, सब फ्री में मिल रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे ही डॉक्टर्स, क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी है, हमारे डॉक्टर्स आर वॉलंटियरिंग देयर टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी वर्क फील्ड फोर्स ऑफिसर स्टाफ आर वॉलंटियरिंग देयर टाइम टू फैसिलिटेट जो इफेक्टिव्स आते हैं। ये तो ज़बरदस्त आपके इनिशिएटिव्स हैं फॉर द सैलाब इफेक्टीज। अब ये बताइएगा कि स्टेट लाइफ इज आल्सो कंप्लीटिंग इट्स 50 इयर्स, इट्स गोइंग टू बी अ गोल्डन जुबली, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट उसके साथ-साथ तो बड़े नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, नया भी है आपकी पाइपलाइन में। जी, हमने गोल्डन एनिवर्सरी हमारी है 50 साल, तो सबसे पहले तो हमने लॉन्च किया इस साल गोल्डन एंडाउमेंट प्रोडक्ट। देखें, गोल्डन एंडाउमेंट इज सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, आप एनुअल प्रीमियम दें या सिंगल प्रीमियम दें। इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि स्टेट लाइफ का खुद का प्रोडक्ट होता था एंडाउमेंट, जो पूरे पाकिस्तान में बेस्ट सेविंग्स प्रोडक्ट माना जाता था, हमने उसको बेहतर किया है, आमन एक्चुअली टेक्निकली बेहतर किया है। और इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है कि कंपेयर टू आवर ओन प्रोडक्ट इट गिव्स यू 25% मोर वैल्यू, यानी कि उतने ही प्रीमियम्स के लिए वही प्रीमियम्स आप दें, यू विल गेट 25% मोर बेनिफिट, या फिर अगर आपको वही मैच्योरिटी बेनिफिट चाहिए आपको ऑटोमेटिकली 25% डिस्काउंट मिलेगा इन योर प्रीमियम्स। नाइस। It's a straight 25% up for the policy holder. Second thing that we've done in this year, which is very, very important, क्योंकि हम कैंसर की बात कर रहे थे, is we've launched our own State Life's health line, health product line. और इसमें भी मेरा फोकस क्या था कि जब मैं आया था, फ्रेंड्स एंड ऑल सब ने मुझे बताया कि यार पाकिस्तान में इवन पीपल लाइक अस, हम हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स दैट एक्सपेंसिव। तो हमने जो हेल्थ लाइन प्रोडक्ट लॉन्च किया है फॉर द सेम हॉस्पिटल, सेम ट्रीटमेंट, सेम एवरीथिंग कंपेयर टू एनीथिंग एल्स इन द मार्केट, इट्स 40% चीपर अकॉर्डिंग टू आवर बेंचमार्क। तो इधर जी हमें ये पता चल गया कि वेयर वी हैव टू गो। मैं तो आप लोगों को यही हमेशा हम करते हैं एडवाइस कि रीड अप मोर ऑन इट, अंडरस्टैंड इट मोर, एंड देन यू नो वेयर व्हाट एवेन्यूज वी हैव। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ आहन लेना है
हाँ जी, वो तो हो ही गया। पहले शोएब साहब का शुक्रिया तो कर दें हम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं शामी साहब से, जो बहुत देर से हम सॉरी शामी साहब, कीपिंग यू इंतज़ार कराया हमने। शामी साहब, अब हम ज़रा बात कर रहे थे खान साहब की सियासत की। जल्द या बदेर आपको पता ही है, अपनी मकबूलियत के बलबूते पर हुकूमत गिराने की कोशिश तो वो करेंगे ही। वो हलफ लेते फिर रहे हैं आजकल। जिस तरह हुकूमत में रहकर मकबूल होना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह अपोजिशन में रहकर भी मुसलसल मकबूलियत जो है ना वो मेनटेन करना आसान नहीं होता। आपकी नज़र में खान साहब की अब भी वही स्ट्रीट पावर है जो 2-3 माह पहले थी? ये मकबूलियत यानी वोट बैंक होना एक और बात है, और जंगजू तैयार रखना या स्ट्रीट पावर होना एक और बात है। एक इंतखाबी ताकत जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऐसी स्ट्रीट पावर है कि लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाएं। तो इसलिए जो मकबूलियत है उसको संभाल कर रखा जाता है, उसको नतीजा खेज बनाया जाता है। यही लीडरशिप का इम्तिहान होता है। तो खान साहब अगर मकबूलियत को सड़कों पे आजमाएंगे और फिर हाथ मलते रह जाएंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। उन्हें खुद सोच समझकर इक़दाम करना चाहिए और ऐसे कदम आगे बढ़ाने चाहिए जो पीछे ना हटाने पड़े। अच्छा शामी साहब, फिर हुकूमत को ये यकीन और तसल्ली हो भी कि इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, तब भी उन्हें अवामी राय को अपने हक में मोड़ना तो एक फिर भी चैलेंज रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस हुकूमत के पास इतना वक्त है, वसाइल और इससे ज़्यादा बड़ा टैलेंट है कि वो ये कर सके? देखिए, हुकूमत कोशिश तो कर रही है, और अगर इकॉनमी में कुछ ठहराव आ जाए, जैसा कि इशारे मिल रहे हैं, और डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है, डार साहब जो हैं उनकी एक नफसियाती हैबत बैठी हुई है, उसके अलावा जो दोस्त हैं बैनुल-अक़वामी उनकी तरफ से भी एक सपोर्ट मिल रही है, अमेरिका की तरफ से भी मुस्बत इशारे हैं, और इसके साथ ही जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारे साथ खड़ी है, दूसरे दोस्त ममालिक भी साथ खड़े हैं। तो लगता यह है कि मुश्किल वक्त में हाथ थामने वाले जो हैं वो भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसलिए तवक्को की जा सकती है कि जो वक्त आगे बढ़ेगा हालात में कोई ठहराव पैदा हो सकता है और इसका फ़ायदा हुकूमत को पहुंच सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका शामी साहब। सीनियर तंजीम का इरशाद भट्टी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब को असेंबली में रहना चाहिए या नहीं वापस आना चाहिए? अब समझ नहीं आ रहा ना, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन है वो भी कुछ कंफ्यूज कर रही है। तो क्या वापसी का असेंबली में रास्ता तलाश किया जा रहा है या फिर सड़कों पर ही होगी अब ये जद्दोजहद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वापसी का रास्ता बिल्कुल तलाश नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक, इस घड़ी तक बिल्कुल भी असम्बली में नहीं वापस जाना चाहती। वो नए इलेक्शन चाहते हैं और इसके लिए वो दबाव डाल रहे हैं, हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है, या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, वो भी इसलिए गए हैं कि ये जो सिलेक्टिव थोड़े थोड़े इस्तीफ़े मंजूर कर रहे थे स्पीकर, वो उसके ख़िलाफ़ गए हैं कि स्पीकर एक तो ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं कर रहे, और दूसरे जब हमने मुकम्मल इस्तीफ़े दिए थे तो ये 10-10 क्यों कर रहे हैं, लिहाजा इनको ख़त्म किया जाए। ये जो पहले मंजूर हुए हैं और अगला भी, और इकट्ठे मंजूर किए जाएंगे। तो जो सियासत पीडीएम हुकूमत इनके साथ कर रही थी वही सियासत अब तहरीक इंसाफ उनके साथ कर रही है। मगर इस वक्त, इस घड़ी तक ना इमरान खान साहब वापस जाना चाहते हैं असम्बली में, ना तहरीक इंसाफ वापस जाना चाहती है, ना कोई रास्ता तलाश किया जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये लिटरली एक गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप सिचुएशन है कि 10 इस्तीफ़े दिए हों लेकिन हम सिलेक्ट करेंगे 100 दिए और हम 10 सेलेक्ट करेंगे। कोई कंडीशंस तो होती नहीं ऐसी चीज़ों में। एनीवे, भट्टी साहब ये बताएं कि इस इशू को एक तरफ रखें तो दूसरी जानब ये नज़र आ रहा है कि खान साहब एक मार्च का इरादा तो रखते हैं लेकिन लंबे धरने वगैरह का उनका कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं। तो यानी वो हुकूमत इसी महीने नहीं गिराने वाले। तो आपको भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग नज़र आ रही है? आपको लगता है कि उनके माथ से गिर जाएगी हुकूमत? मुझे नहीं लगता इस वक्त, इस घड़ी तक इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से या धरने से ये हुकूमत जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी तो नवंबर की तकर्री होनी है, नैब ख़त्म हो गया, EVM ख़त्म हो गया, केसेस ख़त्म हो रहे हैं,
और पासपोर्ट्स मिल रहे हैं, कोई लंदन जा रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं। तो अभी लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ होना बाकी है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी बाकी है, नवाज़ शरीफ साहब पर केस जो हैं वो ख़त्म होने हैं, नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होनी है। इसके लिए हो सकता है पंजाब हुकूमत चाहिए मुस्लिम लीग को या PDM को, और इसके लिए हो सकता है अभी के और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस मौजूदा कारकर्दगी जो बदतरीन कारकर्दगी है 5-6 महीने में इस हुकूमत की, अपने दावों वादों और नारों के बरक्स, और इमरान खान की इस मकबूलियत के को सामने रख कर PDM क्यों चाहेगी कि वो इलेक्शन में जाए और बुरी तरह हार जाए। तो इसलिए अभी मुझे ना इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, ना इस साल तो ना इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, ना कोई ऐसा सिलसिला नज़र आ रहा है। लेकिन हमारी चूँकि सियासत एक डे हर रोज़ की एक नई बदल जाती है, कल क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसे इस वक्त तक कि PDM अपनी मुद्दत पूरी करेगी, या अगर हुआ तो मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो। आपको लगता है कि अभी ना मार्च से हुकूमत जाएगी ना इस साल कोई इलेक्शन होंगे। अब ये बता दें भट्टी साहब के मुल्क की सियासत में एक बड़ी तब्दीली या हलचल हो सकती है सॉर्ट ऑफ मियां नवाज शरीफ की वापसी, और अगर उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाए, बाकायदा सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो ये तब्दीली मुस्बत तब्दीली होगी, मतलब वुड इट हील द सिस्टम, या फिर आपको लगता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? क्या मासूम सवाल है, क्या इसका मैं मासूम जवाब दूँ? दायरों में घूमती सियासत और हम बदनसीब लोग जहाँ से चले थे, ये तो वही जगह है बिछड़े थे हम जहाँ से 2-4 साल पहले इसी जगह पे थे, और आज 2-4 साल बाद इसी जगह पे हैं। तो ज़ाहिर है वक्त बदल चुका है, लॉन्ड्री खुल चुकी है 24/7, नए पुराने दाग मिट रहे हैं, नए लग रहे हैं। इस वक्त इस घड़ी हो सकता है मुझसे कोई इत्तफाक ना करे, नवाज़ शरीफ साहब इररेलीवेंट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए ज़ाहिर है वो रेलिवेंट हैं और वो आएंगे भी, मगर इमरान खान जिस सतह पर चीज़ों को ले जा चुके हैं वहाँ नवाज़ शरीफ साहब इररेलीवेंट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं। क्या है? एक बयानिया था सिविलियन बालादस्ती का, ख़त्म हो गया। एक वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, ख़त्म हो गया। एक इनकलाबी बयानिया था, ख़त्म हो गया। एक मज़ाहमती बयानिया था, ख़त्म हो गया। तो अब क्या है? और इस वक्त अगर ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस वक्त जितने केसेस ख़त्म हो रहे हैं, अगर ये सही भी ख़त्म हो रहे हों, सच की बुनियाद पर भी ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर भी ये उनके खिलाफ जा रहा है कि देखा है इक़्तिदार में है और सारे अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब इस वक्त बड़े क्राइसिस में हैं, मुस्लिम लीग नून क्राइसिस में है, PDM क्राइसिस में है। कल क्या होता है मुझे कोई पता नहीं। और मुस्बत और मनफी हमारा कौम, हमारा मुल्क इससे आगे गुजर चुका है। जो मसाइल हमारे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी के आने से कोई मुस्बत होगा या मनफी होगा। हम इन चीज़ों से आगे निकल चुके हैं। दैट मेक्स सेंस। बहुत शुक्रिया आपका शान भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त रेलेवेंट हो चुके हैं क्योंकि इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो चुके हैं। इमरान खान साहब उस नहज पे चीज़ों को ले गए हैं जहाँ पे इनकी रेलेवेंस बनती नहीं है। खैर लेट्स सी, ये तो वक्त बताएगा कौन रेलेवेंट है कौन इररेलेवेंट। अच्छा जी, हो गई ये बात, आगे चलें। क्रिकेट पे बात हो जाए थोड़ी सी। क्रिकेट पे इसलिए हम बात करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो हमारे लड़कों को कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है? मौसमी चैलेंजेस है। तो पाकिस्तान टीम दुबई, कराची, लाहौर की याद आया, मौसमी नहीं आई अभी तक। मौसमी हाँ आई हुई है, नहीं मीठे आए हुए, वो अभी ग्रीन वाली, हरी वाली आई हुई है। अच्छा इसलिए इंतजार करें। अब अब्दुल्ला हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मतलब फिर कहीं और ले गए हो। अच्छा जी, बात ये कर रहे थे कि जो दुबई, कराची, लाहौर वगैरह में आपको पता है कि गर्मी होती है और फिर हमारे जो लड़के हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं उसी वेदर में काम करने के लिए। अब वो पहुंच गए न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में हो क्या ठंड है, वो तो हम आपको कल से बता रहे हैं क्योंकि उनके हमारे लड़कों के कपड़े ही देख लें, अगर वहाँ का एक माहौल ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हारिस ने इनविजिबल मोजे क्यों पहने हुए थे, मुझे तो बताया कि सर्दी में एक चीज़ होती है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसमें आपका ना टो को फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है। तो आपको साथ ये भी बता दें कि कहा जा रहा है कि फिटनेस और परफॉर्मेंस के चैलेंज मजीद बढ़ सकते हैं अगर इस किस्म का मौसम हो। ये वाली पाकिस्तान के लोगों वाली है ना, और ये तो डेफिनेटली ऑब्वियसली PCB ने खुद बनवाई होगी मौसम को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि ऊपर एक वो स्टार भी है। एशिया कप और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान और वर्ल्ड कप के दरमियान है न्यूजीलैंड में होने वाली 3 मुल्की सीरीज, और ये वर्ल्ड कप के लिए टीम कॉम्बिनेशन सेट करने का आखिरी मौका है। जो हम बार बार कह रहे हैं, दिस इज द मोमेंट। कुछ और तजुर्बा करना है, एक्सपेरिमेंट करना है तो बस कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिकू बॉय ने ज्वाइन कर लिया या नहीं कर लिया? सिकू इज हियर विद अस। सिकू हाउ आर यू? सुना है कमेंट्री भी करने वाले हैं आप,
जूनियर पाकिस्तान जूनियर लीग में? यार मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूं। अच्छा, मैंने तो अच्छा उसकी मेरी अपनी रिजर्वेशन। चलें बस इसमें इसको यहीं पे रोक लेते हैं, इधर छोड़ देते हैं, हम आगे चले जाते हैं। सिकंदर, इस वक्त क्राइस्ट चर्च में एज वी स्पीक -4 डिग्रीज है। ये -4 में क्रिकेट, मतलब हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते एक्सेप्ट अ फायर एंड अ हीटर अराउंड अस। तो हमारे प्लेयर्स जो है दे आर नॉट यूज्ड टू दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। किस तरह चलेगा काम? नहीं देखो, वहाँ पर हमेशा जो है, जो लास्ट टाइम मैं गया था आज से 25-30 साल पहले, उस वक्त भी और उससे पहले भी जब मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इतनी तेज़ हवा चलती है वहाँ पर कि मैंने अगेंस्ट द विंड बॉलिंग कराने से मना कर दिया था कि मैं भाग ही नहीं सक रहा था, उसके अंदर हवा इतनी तेज़ आ रही थी। चिल फैक्टर इतना ज़्यादा है, मैं इतना दुबला पतला सा हूँ ना, मैं निकल नहीं सक रहा था उसमें से। तो मैंने रिक्वेस्ट की कप्तान से कि यार सरफराज नवाज से उधर बॉल वहाँ से बॉल कराया जाए, मुझे विद द विंड बॉल कराने दी जाए, इतनी तेज़ हवा चलती है। तो इससे देखें, इस ठंड के अंदर जो है आपको अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल करना पड़ता है। मगर आजकल के ज़माने में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो शर्ट्स वगैरह के नीचे आप पहन सकते हैं, अपने आप को गर्म रख सकते हैं। और आपको इसके लिए थोड़ा सा क्लाइमेटाइज तो करना पड़ेगा। 1-2 दिन के अंदर आई एम श्योर लड़के हो जाएंगे क्लाइमेटाइज, और कई चीज़ें होती हैं जो उनको हेल्प करेंगी अपने आप को गर्म रखने में। तो मेरे ख्याल से वो मैनेज कर लेंगे, दे हैव टू। अच्छा सिकंदर, मतलब इतना आपको पता है हमारी फिटनेस इश्यूज तो हमेशा से चल ही रहे हैं। उसके अलावा भी अगर देखें तो जहां जिस मौसम में आप प्रैक्टिस ना कर सकें, मतलब आपकी फील्डिंग के इश्यूज बन जाएं, कैच करना मुश्किल हो जाए, तो ये चीजें, और वो लोग हमें हाथों में बहुत ठंड लगती है। हमें तो पाकिस्तान की सर्दी में ठंड लगती है, तो वहाँ तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। हम है तो अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। मगर एक अच्छा मौका है लड़कों के लिए कि न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, साथ में बांग्लादेश है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है वार्म अप होने के लिए, एक क्लाइमेटाइज होने के लिए। तो उनको करना तो पड़ेगा। और अब मुझे नहीं पता कि ये मौसम जो है उस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि वहाँ -4 होगा। और आप जैसे कह रहे हो इंजरीज के बहुत से चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका जिसमें कोर्ट ठंडा हो, आप स्ट्रेच कर जाते हैं या अचानक खड़े खड़े भागते हैं, तो आपका हैमस्ट्रिंग का खिंचना, जैसे कि इस वक्त शादाब की हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि लड़कों को कई इस किस्म की चीज़ें आपने देखा होगा, अभी कपड़ों के उन्होंने पैकेट्स बना के रखे हुए थे। आई एम श्योर ये वो कपड़े होंगे गर्म जो उनके लिए, लड़कों के लिए आए होंगे, जो एक लड़का उठा के ले जा रहा था। पहले तो मैं अच्छा, ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया में सिकू जरा थोड़ा सा इससे बेहतर मौसम होने वाला है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट ब्रिस्बेन में तो 19 और 20s में है टेम्परेचर। वो अच्छा मौसम है। ऑल्दो मेलबर्न में थोड़ी सर्दी होगी रात के औकात में, लेकिन यहाँ से शदीद ठंड में से निकल के फिर थोड़े बेहतर दर्जा हरारत में जाएंगे। ये कितना एज अ खिलाड़ी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे भी कि ये चैलेंजिंग होता है? बिल्कुल चैलेंजिंग होता है, उसमें थोड़ा फर्क तो पड़ता है। आप कई बच्चे होते हैं, मुझे सर्दी बहुत लगती है। अगर आप कराची में रहने वालों को सभी को लगती है सर। हाँ, मैं जब बाहर कहीं ऐसी जगह जाता हूँ तो मुझे ठंड लगने लगती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। और कई लड़के होते हैं, वो मैंने देखा था कि हमारे साथ होते थे, टी-शर्ट में घूम रहे होते थे, तो मैं तो उनको देखकर मुझे सर्दी लगने लगती है। तो लोगों के एक अपने जिस्म की भी एक आदत की बात होती है, अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ग़िज़ा अच्छी लेनी पड़ेगी उनको, और प्लस ये कि अपने आप को बहुत अच्छी तरह वार्म अप करके अंदर घुसना है। आई एम श्योर दे हैव द ट्रेनर्स, दे हैव द पीपल, जो इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ है वो उनको हेल्प करेगा। तो है तो मुश्किल हालात, मगर इसमें से निकल कर जाना भी कमाल होता है। दे आर प्रोफेशनल्स, जिन्हें माशाल्लाह से बड़े बड़े पैसे मिलते हैं, तो दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्फ। है मुश्किल, मगर उनको करना पड़ेगा। अच्छा, कोई अब सजेशन करते हैं आप हमारे, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं? हम कल पहला मैच गालिबन इस टाइम तक ख़त्म हो चुका होगा, कल हम आपसे बराह रास्त भी बात करेंगे। ये देखो, इसमें अब्दुल्ला, इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी दुकान पे चला जाऊँ, किसी बैंक में चले जाऊँ, जहाँ लोग मिलते हैं सब एक ही सवाल करते हैं, मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? जी हमारे पास कोई और लड़का नहीं है, हम शोएब को क्यों नहीं ले गए, हम हफीज़ को क्यों नहीं ले गए? हम हर आदमी को पता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। अब हमारे जो टॉप ऑर्डर है, और जिसमें आई होप, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि फखर भी वो इसमें जो फिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनकी फिटनेस, उनकी शान, ये 4 टॉप के लड़के हो जाएंगे। नीचे वाले लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको परफॉर्म करना चाहिए। देखिए, ये आखिरी मौका है उनके लिए, ये वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप के बाद शायद इनमें
से कई लड़के जो फेल होंगे, फिर लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना उनकी नाम सुनना पसंद करेंगे। तो इसलिए लड़कों के लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए कंडीशंस बदल गई हैं, पिच डिफरेंट। राइट सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मौका तो है और उनको डेफिनेटली इसको अवेल करना चाहिए। आई होप कि आज के प्रैक्टिस में जो उनका सेशन है वो कर लें, सेंसिटाइज हो जाएं थोड़ा सा ठंड से, वरना फिर कल डायरेक्ट जाना पड़ेगा इनटू द मैच विद बांग्लादेश। हो जाए, आई होप कि बारिश से मुतासर ना हो। हाँ। अच्छा, हमने रिसेंटली ये नोटिस किया, जो क्योंकि हम इतने अरसे से ये शो भी कर रहे हैं और टीवी तो बहुत ही अरसे से कर रहे हैं, कि बहुत से स्पोर्ट्स में लड़कियाँ पहले नहीं होती थी, लिहाजा बात नहीं होती थी। अब ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में लड़कियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं जिनमें नहीं होती थी, कि मैंने पहले ही कहा था। और पता है क्या, हमें लगता था कि इन खेलों में लड़कियां नहीं होती, लड़कियां बड़े अरसे से इन खेलों में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे हमने द अदर डे भी स्पोक अबाउट टेंट पेगिंग ना, जॉर्डन में जो वो एक नया था, लेकिन आई एम श्योर बास्केटबॉल तो बहुत अरसे से लड़कियां खेल रही हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी लड़कियां ना, मतलब बास्केटबॉल की तो बात होती होगी, लेकिन कहां पाकिस्तान में की ही बात कर रहा हूं मैं भी। दे आर इन चैंपियनशिप्स नाउ, दे आर विनिंग भाई, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाँ, पहले से ज्यादा हो गया है रुझान। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप भी इसकी एक ताज़ा जैसे कह लेना मिसाल है या कोशिश है, देयर यू गो। और ये चैंपियनशिप हो रही है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जारी है। बाय द वे, इफ यू वांट टू वॉच एनी ऑफ दीज मैचेस तो बता दें आपको कि आज हैं सेमीफाइनल्स आर्मी वापडा, कराची और इस्लामाबाद ब्लूज़ के, और कल इन मुकाबलों का फाइनल खेला जाएगा। सो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली 2 होनहार खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। एक नाम मैं ले रहा हूँ, नवाल कुरैशी, दूसरा नाम आप लें। ओके, दूसरा नाम है एनोरीना कुनैन हसन। मैंने सही लिया है और एनोरीना भी खुश होंगी कि मैंने बिल्कुल सही नाम लिया उनका। वेलकम टू द शो गर्ल्स। अच्छा जी नवाल, जल्दी से पहले तो ये बताइएगा आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में, और इंटरेस्ट एक चीज़ होती है, उसके बाद चैम्पियनशिप लेवल पे पहुंच जाना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। उसकी प्रैक्टिस, उसकी मेहनत, उसका पैशन डिफरेंट है। तो कहाँ से शुरू किया आपने नवाल? मैंने खेलना शुरू किया था व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड। स्कूल में ही हमने शुरू किया था। हमारी स्कूल की टीम होती थी और वहीं से फिर जोश शुरू हुआ कि यार खेल में मज़ा आता है, टीम होती है साथ में, जब हम जीतते हैं तो उसमें एक अलग एक एनर्जी होती है, मज़ा आता है उसके अंदर। स्कूल में शुरू किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी हमने खेल कंटिन्यू रखा, उसके अंदर टीम बनाई, लड़कियों को सिखाया, नए लोगों को लेकर आए। फिर लंबा सफ़र था, उसमें भी यूनिवर्सिटी के बाद जॉब भी की, और फिर अब जब मौका मिला कि इस लेवल पे हम आके खेलें तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। हमें कोच ने मौका दिया, हमने ट्रेनिंग की, काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर, और फिर अब इस कंपटीशन में आए और बहुत अच्छा लगा इधर आके। फिर वंडरफुल। और अब इस कंपटीशन में झंडे गाड़े हैं। एनोरीना, बहुत सारी लड़कियां मतलब बास्केटबॉल खेलती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक के लेवल पे, उसके बाद प्रोफेशनली परस्यू करना एक अलहदा बॉल गेम होती है। सो आपने ये कैसे डिसीजन लिया कि हाँ जब इस लेवल से आगे बढ़कर प्रोफेशनल स्टेज पे भी अब खेला जाएगा, या यू वुड परस्यू इट? So for me it was a no-brainer. I've been playing sports from the very beginnings, like Nawal. I think everyone has that opportunity in school where they make it to the school team, they have a good feeling, and I think वहाँ से आपका passion generate होता है. And then when you have coaches, जैसे हमारे coaches, we met Sir Yasir, Sir Umar through these inter-school competitions. They would be there coaching कर रहे होते थे, या they'd have their eyes out for talent. So जब वो हमें स्कूल लेवल पे परफॉर्म करते देखते थे, they'd reach out to us separately. So when they got in touch with us for the national games, I think if someone's into sports, तो आप you don't think twice before saying, you know, I'm going to give it my all. And then मुश्किल हो जाता है obviously because with your jobs and everything. But I think twice a week time निकालना, thrice a week time निकालना, it's not that hard, especially if you want it so bad. अच्छा, हम ये सारे एक हम देख भी रहे हैं, साथ साथ विजुअल्स भी एनोरीना और नवाल हमें नज़र आ रहे हैं। बास्केटबॉल के बारे में जब हम अगर अमेरिकन भी देखें, अमेरिकन बास्केटबॉल वगैरह, तो पीपल आर वेरी टॉल। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि हमारे सामने जो हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पे खेलते हुए, तो उसमें तो छोटे कद की लड़कियां भी हैं। तो आप दोनों चूंकि बैठी हुई हैं, वी डोंट नो इफ यू आर टॉल और शॉर्ट, लेकिन इज इट अ रिक्वायरमेंट? आप बताएं। नो, it's not a requirement, but it definitely works to your advantage. अब आप खुद sports को अगर समझ जाएं, so your height will be advantageous, but it's all about talent, it's all about your hard work. And I've seen amazing players that might be like several inches shorter than me, but they're jumping much higher
ठीक है, तो आई थिंक ये आपके जज्बे की बात होती है, आप कितनी मेहनत करते हो हाइट में, अब इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, तो व्हाट कैन वी डू। और कंपटीशन में भी हमने यही देखा है, हर टीम आई है, हर जगह से आई है और फिजिक से कोई ताल्लुक नहीं होता, स्किल everyone has such great skill, हर की इतनी अच्छी गेम है, आपको हर किस्म का बंदा नजर आएगा, लंबा छोटा पतला मोटा हर किस्म का। अगर फिजिक से नहीं, लेकिन फिटनेस तो आई थिंक फिटनेस से जरूर ताल्लुक होता है किसी भी स्पोर्ट का। सो वो आप फिजिक तो आपके हाथ में नहीं है, मतलब फिटनेस आपके अपने हाथ में, वो मेंटेन करना है आपने। नवाल, आप ये बताइएगा, अब मैं जनरली आपसे इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि ठीक है ये नेशनल सतह पे पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन एक कॉम्पिटिशन करा रही है, कल इसका फाइनल हो जाएगा, उसके मतलब ये उसके बाद फेडरेशन और आप लोगों का जो सर्कल है विमेन बास्केटबॉल का, ये कैसा है, ये कितना ज़बरदस्त है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं पाकिस्तान में? तो चलें अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आती रहती होंगी, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की। हाउ इफेक्टिव इज़ दिस पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन इन ऑल दीज थिंग्स? काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ हमें पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें नहीं मिलती। हमारी जो अभी भी कैप्टन है सना बाजी, वो हमारी इंटरनेशनल लेवल की जो टीम है उसकी भी कैप्टन है और अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें थोड़ी सी और एफ़र्ट डालनी होती है उस टीम में जाने के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो मे बी अ लिटिल लेस, लेकिन डेफिनेटली वी डू गेट सम अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन एन इंटरनेशनल लेवल एज वेल। तो आई थिंक कोविड से पहले भी इफ़ आई रिमेंबर राइट तो 2018 में 2017 में भी एक एशिया कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे भी हमारी टीम गई थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया था। तो मौके मिल जाते हैं और बस थोड़ा सा उस पर लुकआउट करना होता है कि कुछ चीज़ मिस ना हो। अच्छा, ये भी मुझे बताएं, क्योंकि जब हम अगेन जब भी बास्केटबॉल का जिक्र आता है तो एक कंपैरिजन तो अमेरिका से होता है कि क्योंकि वहाँ के प्लेयर जो है हम यहाँ जानते हैं, लिब्रॉन जेम्स की बात कर लें, माइकल जॉर्डन की बात कर लें, फिर इट्स अ वेरी लुक्रेटिव स्पोर्ट, मतलब वर्ल्ड वाइड ही देखा जाए तो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ पैरेलल्स हेयर कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है। जैसे फॉर इंस्टेंस प्राइस मनी क्या होती है, इफ़ योर टीम विंस, मतलब वही लेवल होता है कि इधर भी बड़ी इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग और लॉट्स ऑफ प्राइस मनी गोइंग ऑन एज वेल। इंसेंटिव्स कैसे हैं नूरीना, आप बताइए। Okay, so I feel like it's good to draw parallels. अच्छा होता है, it's a motivating factor. I think जो ये tournaments organize कर रहे होते हैं उन पे भी थोड़ा सा pressure होता है, and even the players take that as an incentive. But to think कि हम overnight बिल्कुल उधर पहुंच जाएंगे जहाँ पे US है, that's kind of unrealistic. लेकिन I do feel like the federation is doing a lot more than it did in the past, which means that we're taking the right steps in the right direction. आप देखेंगे कि दिन ब दिन इट्स इम्प्रूविंग, सो आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स। और प्राइज मनी, आई थिंक एट दिस पॉइंट नो वन इज प्लेइंग फॉर द प्राइज, तो क्या अमाउंट हमें मिलती है दैट्स इमटेरियल, ठीक है। द फैक्ट दैट दे एक्नॉलेज आवर गेम, द फैक्ट दैट दे एक्नॉलेज आवर एफर्ट, और वो कोई भी XYZ अमाउंट हमें दे देते हैं, आई थिंक एज अ प्लेयर वी आर कंटेंट because that is the acknowledgement that is quite revenue फिर आगे बनता है। Actually ये बड़ी ज़बरदस्त बात है because हम साथ साथ ही एक और स्पोर्ट जो कि obviously cricket is very popular in Pakistan, लेकिन जूनियर क्रिकेट लीग की हम बात कर रहे थे, उनकी प्राइस मनी इज़ अमेजिंग। तो थोड़ा सा हम वो भी कंपैरिजन कर रहे थे कि बाकी स्पोर्ट्स में कितना होता है और कितना नहीं। अभी तो आप बड़ी अच्छी बात है कि आप एक्नॉलेजमेंट के लिए खेल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर प्रोफेशनल सतह पे इस खेल को भी लेके जाना है तो उसमें somebody needs to pump in a lot of money. So नवाल, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि over the period of years, past few years देख लें, आपको पाकिस्तान में women for ये बास्केटबॉल का सीन जो है, सीन ही में एग्जैक्टली हाँ, ये जो सीन जो है ये इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है और लड़कियां आ रही हैं, मतलब प्रोफेशनल अंदाज में इसको परसू कर रही हैं। आप लोगों के पास सिर्फ लोकल कोचेस हैं या कोई इंटरनेशनली भी आपकी मदद के लिए आया है? नहीं, ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, कोचेस में बहुत इम्प्रूवमेंट है, उनकी टेक्निक्स बदल गई हैं, वो अब पहले थोड़े डिफरेंट तरीके से टेक्निक से सिखाते थे, अब उनकी ड्रिल्स फ़र्क हो गई हैं, तो सिखाने का तरीका चेंज हुआ है। लड़कियां अब बहुत सारी आ गई हैं जिनको इंटरेस्ट आ गया है। अब ये जिस तरह से ये जो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स इंक्रीज़ हुए हैं, इस वजह से अब लड़कियाँ भी ज़्यादा बढ़ गई हैं जिनको इंटरेस्ट है, जो आगे बढ़ते हैं कि हमने सीखना है, हमें खेलना है।
और अच्छी बात ये है कि अभी इस्लामाबाद के अंदर भी हम होस्ट टीम थे, लेकिन वी हैड सो मेनी गर्ल्स कम इन ट्रायल्स के टाइम पे कि देन वी मेड 2 टीम्स कि यार नया टैलेंट आ रहा है तो उनको सिखाएं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर आगे जाके। तो डेफिनेटली हम ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि ओवर द ईयर्स बहुत फ़र्क आया है वुमेंस के स्पोर्ट्स के अंदर, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ में और ट्रेनिंग में भी फ़र्क है। इंटरनेशनल कोचेस तो आई डोंट थिंक वी हैव, लेकिन वी हैव कोचेस जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उनको वो एक्सपोजर मिल चुका है, उन्हें वो एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो वो वहाँ से सीख के आके हमें वो चीज़ें सिखा सकते हैं। तो वेल बेस्ट ऑफ लक लेडीज, आप दोनों को फिर हमारी ट्रेनिंग पे फर्क डालती हैं। आपके सेमीफाइनल्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और जबरदस्त आप कर रही हैं, फाइनल भी जीते हैं, आज सेमीफाइनल भी जीते हैं, कराची वर्सेस इस्लामाबाद। आप कह रहे हैं ना कि बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, तो व्हाई नॉट, जरूर आगे बढ़े। थोड़ा सा ऑडियंस भी भाई जाए, फैमिली फ्रेंड्स तो जाए, मतलब जरा लोगों को भी जाना चाहिए थोड़ा सा मैचेस देखने के लिए। मतलब आप शोर शराबा मचाएं। नेशनल वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप थैंक यू नवाल, थैंक यू एनोरीना फॉर बीइंग विद अस। और ये है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। थैंक यू गर्ल्स। और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप जा सकते हैं, लोग तो जरूर जाएं एंड सपोर्ट द गर्ल्स। हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको बताया कि जैसे ही दिन का आगाज़ हुआ है डॉलर गिरना शुरू हो गया है रुपए के मुकाबले में। आपको पता है वाइस वर्सा सीन होता था, रुपया मजबूत हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम पर आना चाहिए। महंगाई में कमी होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत में भी आपको पता है खातिर खा कमी हुई है, लेकिन ऐसा मार्केट में नज़र आ नहीं रहा, ये ट्रेजेडी है। अच्छा जी, हमने आपको कल बताया था, अहवाल सारा दिखाया था कराची और लाहौर का, और आज हम आपको लेके जा रहे हैं मुल्तान और पेशावर। पहले मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं मैमूना सईद और फिर पेशावर से रिजवान यूसुफ सईद। जी, मुल्तान में फिर सब्जियों की कीमत में खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जिसकी जो बुनियादी वजह है वो ये बताई जा रही है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों का जो रास्ता कटा है और सब्जियों की तरसील जो है वो एक तो बर वक्त नहीं हो पा रही है, दूसरा रास्ते ना होने की वजह से जो है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी ज़ायद किराए वसूल कर रहे हैं। इस वक्त अगर सब्जियों के रेट्स की बात की जाए मुल्तान में, तो प्याज 200 रुपये फ़ी किलो है, टमाटर 300 रुपये फ़ी किलो, इस तरह से शिमला मिर्च की कीमत बहुत ज़्यादा हाई देखने में नज़र आ रही है और 400 रुपये किलो उसकी कीमत हो चुकी है। साथ ही साथ अदरक और लहसुन वो भी 400 रुपये फ़ी किलो हैं। लीमू चाइना का जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो है और जो देसी लीमू है वो 400 रुपये फ़ी किलो है। तो जो ख़रीदार हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई किसी तौर पे जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जो लोगों के ज़राए आमदन हैं वो वहीं पर ही हैं। तनख्वाहें, जो तनख्वाहदार तबका है उनका भी ये कहना है कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। जो कारोबारी हजरात हैं वो भी परेशान हैं कि कारोबार भी जो है उनका वो नुकसान की तरफ है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो महंगाई का ग्राफ है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है। जी बिल्कुल, पेशावर में सब्ज़ी की कीमतें एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त मार्केट में टमाटर जो है उसकी कीमत में एक दिन के अंदर 50 रुपये का होशरबा इजाफा देखने को मिला है। टमाटर मार्केट में 230 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो है वो मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम इस मार्केट में मौजूद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए नरनामों की बात करें तो ये नरनामे तो मुख्तलिफ दुकानों पर अवेज़ा हैं, मगर इनके ऊपर अमल दरामद करता कोई भी नहीं नज़र आ रहा। ना ही यहाँ पर हम कोई मुतल्लिका इंतज़ामिया के एहलकारों को देख रहे हैं जो यहाँ पर मार्केट्स में रेट की चेक एंड बैलेंस देख रहे हो। इसी तरह से अगर हम दीगर सब्जियों की बात करें तो वो भी नरनामे से बरक्स जो है वो बेची जा रही हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली जो सब्जियां हैं, भिंडी, तोरी, इस तरह की जो सब्जियां हैं, मौसमी सब्जियां, उनकी भी कीमतों में 20 से 30 रुपये का वाज़ेह फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर आवाम ये दुहाइयाँ देती नज़र आ रही है कि खुदारा हुकूमत जो है वो गरीब की जो 10 तरस की 2 वक्त की सब्ज़ी होती है, कम पैसों की रोटी होती है, उसका बंदोबस्त करे और सब्ज़ी की कीमतों को कम करे ताकि गरीब इंसान जो है वो 1 से 2 वक्त का खाना भाई इफेक्ट नहीं आ रहा डॉलर कम होने का। हमारी बिग स्क्रीन पे तो सब्जियां और भी अच्छी लग रही थी। अच्छा, वैसे मुझे कभी कभी दुकान पे जाकर समझ नहीं आती कौन सी सब्जी ली जाए, कुछ ऑप्शंस मुझे लगता है ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मैं बताती हूँ आपको।